नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, 13 दिसंबर 2025 की तारीख है आज। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन भी करेंगे। उससे भी पहले साथियों हम लोग आज 13 दिसंबर की तारीख पर चर्चा करेंगे। आज 13 दिसंबर की जो तारीख है साथियों, हमारे देश का जो संविधान बनाने वाली संविधान सभा थी, हमारे देश की संविधान सभा इसी में साथियों, इसी में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसका नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा में कब प्रस्तुत हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद यही प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा जब पारित कर लिया गया, संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तब ये बना हमारे देश के संविधान का उद्देशिका। और ये कब बनता है यानी पारित कब होता है? तो अगले महीने में 13 दिसंबर 1946 के अगले महीने में यानी कि जनवरी 1946 में। डेट 22 जनवरी 1947 में 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है और वो बन जाता है उद्देशिका। उद्देशिका का अन्य नाम है प्रस्तावना। उद्देशिका का अन्य नाम है प्रस्तावना। उसका अन्य नाम है आमुख। सभी नामों को ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। अंग्रेजी में इसे प्रियम्बल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्रियम्बल कहते हैं। साथियों, उद्देशिका का जो विचार था हमारे देश के संविधान में, वो अमेरिका से लिया गया। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार हमारे संविधान में लिया गया और जो भी इसमें शब्द प्रयोग हुए हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया या हम भारत के लोग, वो अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के शब्द और प्रस्तावना का विचार लिया गया। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो इसकी भाषा आप उत्तर करिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना है क्या साथियों? प्रस्तावना के बारे में संविधान में जितने भी विशेषज्ञ थे, संविधान निर्माता थे, इन लोगों ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा या संविधान का दर्शन या संविधान की कुंजी किसको कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा दर्शन कुंजी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है, तब वहीं आप उत्तर करेंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये जो है संविधान की आत्मा दर्शन एवं कुंजी है भीमराव अंबेडकर के अनुसार। लेकिन बाकी जितने विद्वान हैं, अगर आपसे नाम देकर के नहीं पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार, किसी के नाम से पूछा जाए कि संविधान की आत्मा दर्शन कुंजी क्या है, किसने कहा, तो आप संविधान की प्रस्तावना को बताइएगा। लेकिन जब पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा दर्शन या कुंजी क्या है, तब आप अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताइएगा। संविधान की प्रस्तावना में साथियों एक बार संविधान संशोधन भी हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसमें साथियों संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द कौन कौन से? समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक बार। कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन में। कितने शब्द जोड़े गए हैं? तो 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन से हमारी प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब आते हैं साथियों प्रस्तावना पर। तो प्रस्तावना को देखिएगा, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना, इसको डिलीट कर देते हैं साथियों। प्रस्तावना इसको साथियों आप सभी को याद करना है। देश का सच्चा नागरिक और कॉम्पिटिटर होने के नाते जरूर याद होना चाहिए साथियों। देखिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा राष्ट्र की एकता में अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी
मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो साथियों यहाँ आप याद करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर एक डेट याद होगा, 26 नवंबर 1949, जब संविधान हमारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जा रहा है। दूसरी बात, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से 3 शब्द आए हैं संशोधन से, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द साथियों, ये 3 शब्द संविधान संशोधन 42वां से आया है। इसके अलावा पूछा जाता है कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता कितनी, तो समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, और एक बंधुत्व की बात की गई है। ये सब शब्द पूछा जाता है, और डायरेक्ट अगर हमारे संविधान को किसी भी व्यक्ति को, अगर हमारे देश के संविधान का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, हमारे संविधान के फिलोसॉफी को समझना है, हमारे संविधान के दर्शन को समझना है, तो उसको उद्देशिका पढ़ लेने मात्र से हमारे संविधान का दर्शन हो जाएगा। इसी नाते इसको संविधान का दर्शन, आत्मा या कुंजी कहा जाता है समस्त विद्वानों के अनुसार, लेकिन भीमराव अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा, दर्शन और कुंजी कहा जाता है। ये सब बातें याद रखिएगा। बाकी हम आ जाते हैं अपने आज के करंट अफेयर के क्लास पर। उससे पहले साथियों हम लोग रिवीजन किया जाएगा, फिर आज का करंट अफेयर देखा जाएगा। देखिएगा, कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, 33वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2025 की शुरुआत कहाँ हुई, उत्तर थाईलैंड में। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, चेक गणराज्य के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने, उत्तर आंद्रेस बाबिस। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, तेलंगाना ग्लोबल समिट में कितने रुपए निवेश प्राप्त हुए, उत्तर डी 5.75 लाख रुपए, यानी 5.25 लाख रुपए। चौथा, यकृत की बीमारी का पता लगाने के लिए एमनेस नामक एआई टूल किसने विकसित किया, बनाया, तो अमेरिका, यूएसए ने बनाया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया। अगला प्रश्न था, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने, उत्तर बी जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न था, टाइम मैगजीन के सीईओ ऑफ द ईयर 2025 के प्राप्तकर्ता बने, उत्तर नील मोहन, हमारे भारतीय मूल के नील मोहन। सातवां प्रश्न पूछा गया था, ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, उत्तर उपयुक्त दोनों, इंडिया एआई मिशन और आईआईटी मद्रास के द्वारा। आठवां प्रश्न पूछा गया था, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में भारत से किस त्योहार को शामिल किया गया, उत्तर बी दीपावली को शामिल किया गया। नौवां प्रश्न था, 10 दिसंबर 2025 से एसडीएटी स्टेडियम चेन्नई में कौन सा खेल प्रतियोगिता शुरू हुआ, उत्तर स्क्वैश विश्व कप शुरू हुआ। 10वां प्रश्न था, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित हुए, उत्तर रवीना टंडन। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप किस देश ने जीता, उत्तर होगा बी जर्मनी। जर्मनी देश अभी हाल ही में 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप हुआ है। जूनियर मेंस है, यानी कि पुरुषों वाला हॉकी विश्व कप हुआ है, इसको जीत लिया जर्मनी ने। जर्मनी और स्पेन देश के मध्य साथियों ये फाइनल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था, जिसमें बराबर हो गया था दोनों लोग का, एक एक गोल से बराबरी, और समय समाप्त हो गया। तो फिर लास्ट में पेनाल्टी शूट आउट होता साथियों, बराबर की दशा में, फुटबॉल हो या हॉकी हो। तो उस पेनाल्टी शूट आउट में स्पेन को हरा दिया है। स्पेन को पेनाल्टी शूट आउट में जर्मनी ने हरा करके जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता। इसका आयोजन कब और कहां हुआ, तो देखिएगा 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक मेजर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई और मदुरई तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु में, यानी कि हमारे भारत में, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ, तो हमारे भारत में हुआ। भारत में भी कहाँ हुआ, तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु में फाइनल का आयोजन अगर पूछा जाए तो चेन्नई में हुआ, और समस्त जो गेम हुए हैं वो चेन्नई और मदुरई में हुए हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम से कहां पर क्रिकेट स्टेडियम स्टैंड का नाम रखा गया, उत्तर होगा पंजाब के चंडीगढ़ के न्यू चंडीगढ़ के मुल्लनपुर स्टेडियम में। न्यू चंडीगढ़ मुल्लनपुर स्टेडियम में साथियों युवराज सिंह, लिजेंड युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों लोगों के नाम पर स्टेडियम जो है मुल्लनपुर स्टेडियम, वहां के एक स्टैंड का नामकरण किया गया। यानी कि एक स्टैंड रहेगा युवराज सिंह नाम से और एक स्टैंड रहेगा हरमनप्रीत कौर के नाम से। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2025 हर साल कब मनाया जाता है, उत्तर होगा साथियों 12 दिसंबर को।
12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। 2025 में भी यह मनाया गया। डिटेल कवर करिएगा। 12 दिसंबर को दुनिया भर में 12 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। और ये मनाया गया साथियों, मनाया गया, जिसका थीम था 2025 का अनएफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट्स वी आर सिक ऑफ इट। अनएफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट्स वी आर सिक ऑफ इट थीम था 2025 के अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का। 12 दिसंबर 2025 को यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसके इसके दिशा में कदम उठाया गया, मतलब इस पर काम किया गया। यूएनजीए ने ध्यान आकृष्ट कराया दुनिया को कि ये भी चीजें होनी चाहिए, लोगों को जो है एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करना चाहिए। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका जरूर से जरूर देश को, दुनिया को ध्यान देना चाहिए। इन्हीं सब चीजों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कब? 12 दिसंबर 2012 को। उसी उपलक्ष्य में 5 साल बाद 12 दिसंबर 2017 को 12 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत हो जाती है, इस दिवस की शुरुआत हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की। चौथा प्रश्न है, विश्व का पहला स्थायी तटस्थ राष्ट्र का दर्जा किस देश को मिला? साथियों ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये परंपरागत क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तुर्कमेनिस्तान देश को दुनिया में सबसे पहले स्थायी तटस्थ राष्ट्र का दर्जा दिया गया, न्यूट्रल राष्ट्र का दर्जा दिया गया। मानो ये जो है दुनिया में दो गुट या दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो वो किसी के सहयोग में नहीं आएगा, शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कार्य तो करेगा लेकिन न्यूट्रल रह करके करेगा। देखिएगा 12 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय तटस्थ दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल न्यूट्रल डे मनाया जाता है 12 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय तटस्थ दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर 1995 ईस्वी को। 12 दिसंबर 1995 को यूएनजीए द्वारा अस्थायी तटस्थ राष्ट्र का दर्जा दिया गया। किसको दिया गया? तो सबसे पहले जो दर्जा दिया गया वो तुर्कमेनिस्तान को दिया गया, तुर्कमेनिस्तान को। यही उपलक्ष्य था, यही शुरुआत थी। इसी कारण से साथियों 2 फरवरी 2017 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय तटस्थ दिवस की शुरुआत कर दी। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, शिवराज पाटिल का हाल ही में निधन हो गया, इनके बारे में गलत कथन बताइए। साथियों शिवराज पाटिल हमारे देश के एक प्रसिद्ध राजनेता, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। उनके बारे में हम लोग को परीक्षा के दृष्टि से बेसिक जितनी बातें जाननी चाहिए वो सब ऑप्शन में आपके समाहित कर दिया गया है, पढ़िएगा। लातूर महाराष्ट्र लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रहे, ये बात सही है। देश के 10वें लोकसभा अध्यक्ष बने, यानी कि हमारे देश के 10वें स्पीकर थे साथियों। और सी है, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे, ये भी सही है। और पूर्व में हमारे देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, ये बात गलत है, पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं। शिवराज सिंह पाटिल जी 2004 से लेकर के 2008 तक, 2004 से 2008 तक हमारे देश के होम मिनिस्टर रहे, न कि रक्षा मंत्री रहे। बाकी तीनों बातें सही है, आपको इनके बारे में ये चारों पॉइंट याद रखना। शिवराज सिंह पाटिल का हाल ही में निधन हुआ, लातूर महाराष्ट्र से 7 बार ये सांसद रहे हैं, हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री रहे, हमारे देश के 10वें स्पीकर रहे साथियों, और पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे हैं। ये तस्वीर है इनकी, देखिएगा। छठा प्रश्न पूछा गया है, भारत की पहली जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर होगा कांडला। कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है, गुजरात में है। इसका नाम वर्तमान में पंडित दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। पंडित दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात, पंडित दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात। जो ज्वारी बंदरगाह है, भारत का एकमात्र ज्वारी बंदरगाह यानी ज्वार भाटा से निर्मित हुआ है। यहीं पर भारत की देश की पहली जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। दो बात, जीरो एमिशन क्या होता है? शून्य कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन और उसके यौगिकों का वायुमंडल में उत्सर्जन एकदम जीरो रहेगा, शून्य रहेगा, तो ये हो गया जीरो एमिशन। इलेक्ट्रिक टग क्या होगा? इलेक्ट्रिक जब हुआ है साथियों तभी जो है कार्बन का उत्सर्जन शून्य हुआ है। तो टग क्या होता है? टग जो है, जो बड़े बड़े बोट होते हैं साथियों समुद्र में, जो व्यापार के लिए, आयात निर्यात के लिए या फिर परिवहन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हीं को शिफ्ट करने के लिए जो बंदरगाह होता है पोर्ट पर, इनको आगे पीछे सिस्टम से इनको अपने निश्चित सुनिश्चित स्थान पर पहुंचाने के लिए टग का प्रयोग किया जाता है। मशीनरी रहती है, उसी मशीनरी से इनको टग किया जाता है, इनको साइड किया जाता है, इनको प्लेटफॉर्म पर, इनको ट्रैक पर, इनको जगह पर, निश्चित जगह पर लगाया जाता है साथियों, वही होता है टग। देखिएगा डिटेल, दीनदयाल पोर्ट या बंदरगाह कांडला गुजरात में ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत नया जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग बनाया जा रहा है।
इसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा और शांत स्मूथ ऑपरेशन होगा और उच्च ऊर्जा दक्षता इसमें होगी। केंद्र सरकार का लक्ष्य है, ये बात याद रखिएगा, केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2030 तक इस प्रकार से 50 ग्रीन टक देश में बनाया जाए। 50 ग्रीन टक 2030 तक केंद्र सरकार बनाएगी, जिसमें पहला बना है कांडला दीनदयाल पोर्ट गुजरात में। सातवां प्रश्न पूछा गया है, फाइनेंशियल टाइम्स के प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर के अनुसार बैंक ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड में एशिया पैसिफिक बेस्ट बैंक इन इंडिया का दर्जा किसे प्रदान किया गया। ये प्रश्न है साथियों कि बेस्ट बैंक इन इंडिया एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, और कौन सी पत्रिका, द बैंकर के अनुसार, ये किसकी है, फाइनेंशियल टाइम्स की है। तो इसके अनुसार साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे देश का एक बैंक ऑफ बड़ौदा, जो इधर 2-3 साल से बहुत ज्यादा चर्चा में साथियों, ग्रोथ रेट के कारण, अपने वृद्धि दर के कारण, फाइनेंशियल टाइम जो है उसी की प्रतिष्ठित एक पत्रिका है, लेखनी है द बैंकर। इसी के अनुसार बैंक ऑफ द ईयर 2025 जो अवार्ड होता है उसमें एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट बैंक इन इंडिया का दर्जा प्रदान किया गया। आठवां प्रश्न पूछा गया है, देश में किस खेल का राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2026 में आयोजित होगा। साथियों अभी हाल ही में खो खो विश्व कप हमारे देश में हुआ है। खो खो विश्व कप हमारे देश में हुआ, उसी खो खो विश्व कप के बाद खो खो राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप होगा। खो खो खेल को बढ़ावा देने के लिए साथियों विश्व कप हो गया, जिसमें हमारे भारत ने जीता है, पुरुष और महिला दोनों 2025 में। अगले साल 2026 में खो खो का राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप होगा, कहाँ पे, देश में, यानी कि हमारे देश में। उत्तर कौन सा होगा, बी, खो खो। देश में खो खो खेल का राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2026 में आयोजित होगा। डिटेल देखिएगा, 9 से 14 मार्च 2026 तक पहली बार भारत में कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन होगा। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन हमारे भारत के नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसमें विजेता रहा हमारा भारत, महिला और पुरुष दोनों में। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, स्टैटिक में पूछा जाए तो खो खो में साथियों 9 खिलाड़ी होते हैं। सदस्य नहीं, खिलाड़ी जो मैदान पर खेलते हैं उनकी संख्या 9 होती है। 9वां प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रपति ने 2023 और 24 के लिए शिल्प गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया, उसके बारे में सही कथन है। पहला है, माधुरी मिश्रा को कलात्मक वस्त्र के लिए 2023 शिल्प गुरु पुरस्कार मिला, सही है साथियों। दूसरा, मोहम्मद दिलशाद को शीशम टेबल वुड कार्विंग के लिए 2024 शिल्प गुरु पुरस्कार मिला, ये भी सही है। उपर्युक्त दोनों का संबंध उत्तर प्रदेश से है, ये भी सही है। यूपी स्पेशल में खास तौर पर इन दोनों लोग का नाम याद रखिएगा, माधुरी मिश्रा और मोहम्मद दिलशाद, दोनों लोगों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार राष्ट्रपति ने प्रदान किया 2023 और 2024 का एक क्रम है। माधुरी मिश्रा 2023 और मोहम्मद दिलशाद 2024, दोनों साथियों दोनों शिल्पकार है लोग, और दोनों लोग का संबंध उत्तर प्रदेश से। इस प्रकार हमारा आंसर डी हो जाना चाहिए, डी हमारा उत्तर है, यानी तीनों कथन सही है। देखिएगा, डिटेल कवर करिए साथियों, ये सिर्फ 2 लोग को नहीं मिला है, हम लोग यूपी स्पेशल के नाते अपने उत्तर प्रदेश के नाम को याद कर रहे हैं। हालांकि टोटल ये जो है 48 लोगों को प्रदान किया गया है, हमको 2 नाम मिला है और 2 ही नाम साथियों यूपी से है, दोनों नाम कवर कर दिए आपके लिए। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार की शुरुआत 1965 में होती है और शिल्प गुरु पुरस्कार की शुरुआत 2002 में होती है। इसमें कुल 48 पुरस्कार प्रदान किए गए। इसका आयोजन हमारे देश का वस्त्र या कपड़ा मंत्रालय ने किया, जिसके वर्तमान मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह। कहां से प्रदान किया गया, राष्ट्रपति ने प्रदान किया विज्ञान भवन नई दिल्ली से, राष्ट्रपति ने विज्ञान भवन नई दिल्ली से प्रदान किया। 10वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसे प्रदान हुआ, महत्वपूर्ण उत्तर होगा सी, सुप्रिया साहू। एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी साथियों, इनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान प्रदान किया। तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त सचिव आईएएस सुप्रिया साहू को यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, जिसका नाम है चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 प्रदान किया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 किसको प्रदान किया गया, सुप्रिया साहू। कौन है, द सीनियर आईएएस अधिकारी है, वर्तमान में तमिलनाडु कैडर में है। तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त सचिव आईएएस है सुप्रिया साहू, इन्हीं को प्रदान किया गया। 11वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे प्रदान किया गया, उत्तर होगा ए, आलिया भट्ट। हमारे देश की अभिनेत्री आलिया भट्ट को साथियों गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड प्रदान किया गया। रवीना टंडन, कल हम लोगों ने इनके बारे में करंट अफेयर पढ़ा,
पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन। और पहली भारतीय जो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर बनी थी वो हेमा मालिनी थी। डिटेल देखिएगा साथियों। सऊदी अरब के जेद्दाह में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 5वां संस्करण का आयोजन हुआ। उसी में साथियों ट्यूनीशिया की एक अभिनेत्री हैंड सबरी, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, हैंड सबरी और हमारे भारत की अभिनेत्री आलिया भट्ट, इन दोनों लोगों को साथियों प्रदान किया गया यह सम्मान। कौन सा सम्मान है देखिएगा, गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड, आलिया भट्ट, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन। एक महत्वपूर्ण सूचना साथियों आपके लिए, देखिएगा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दिनांक 14 दिसंबर 2025 को यानी कल रविवार सुबह 10 बजे से मैराथन क्लास होगा, सामान्य अध्ययन संपूर्ण जीएस, जो डेडिकेटेड रहेगा उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा। आप सभी अवगत हैं, जो नहीं जान रहे उनको बता दें साथियों, यूपी में पहली बार लिखित परीक्षा के आधार पर होमगार्ड भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आया है, जिसमें लगभग 41,000 पोस्ट है साथियों। हमारे देश में, भारत में या यूपी में पहली बार ऐसा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जानते साथियों, इसमें 100 प्रश्न रहेंगे और 100 के 100 प्रश्न जीएस के खाली रहेंगे। तो जीएस विद आलम सर का प्रतिबद्धता रहेगा साथियों, कमिटमेंट रहेगा कि कंप्लीट जीएस आपका, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संकलन है, उसका पीडीएफ है, उसी पीडीएफ से हम आपका मैराथन क्लास लेकर के कंप्लीट करा देंगे जीएस। साथियों ये मैराथन क्लास हम प्रयास करेंगे कि न्यूनतम क्लास में ही समेट देना, हो सके एक क्लास नहीं तो 2 या 3 क्लास में संपूर्ण हमको कवर करना टारगेट है, जिसमें हम स्टैटिक जीके से शुरू करेंगे साथियों, इतिहास, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और लास्ट में यूपी स्पेशल और जनगणना, समस्त जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन कंप्लीट हम लोग इसमें यूट्यूब चैनल पर अपने ऑनलाइन रविवार 10 बजे सुबह पढ़ेंगे। अगर एक वीडियो में कंप्लीट हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसी वीडियो में साथियों आपको हम सूचना दे देंगे कि दूसरा मैराथन क्लास कब लाया जाएगा, अगला क्लास कब आएगा। तो आप जुड़िएगा साथियों 10 बजे से, और अपने दोस्तों, अपने साथियों जो भी यह परीक्षा दे रहे होंगे, फॉर्म भरे होंगे, उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,